चैप्टर 7 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर करेंगे हम आज। और इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। यू already know that all living organisms require energy to perform different biological activities। आप ये पहले से ही जानते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए या दूसरे कोई पशु पक्षी हो गए, सभी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए। जितनी भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड डैट इज़ कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। और ये जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी ऑर्गेनिज्म को मिलती है फूड से। जो वो खाना खाता है उससे उसको एनर्जी मिलती है। ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन रिलीजेस दिस एनर्जी from the food and help the organism to perform its biological activity। अब एक प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। वो क्या करता है भाई? फूड में से एनर्जी को रिलीज़ करता है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं फूड को एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। एंड हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। और ऑर्गेनिज्म की जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको करने में वो हेल्प करता है फूड से। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो फूड से एनर्जी, फूड को एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में फूड से एनर्जी मिलती है और जो एनर्जी फिर हमें बायोलॉजिकल जो भी एक्टिविटी है वो करने में हेल्प करती है। आगे देखो रेस्पिरेशन की आप कर सकते हैं डेफिनेशन। रेस्पिरेशन इज़ द नेम ऑफ द जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन एक ऐसा जनरल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस का नाम है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है कन्वर्ट शुगर इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी। जो शुगर है वो बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो शुगर होती है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो आगे जो शुगर है वो ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प लेकर क्या बनाती है भाई? एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो जितनी भी बायोलॉजिकल हमारी एक्टिविटी है उसमें हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल, प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। और ये जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, सभी जीवों में होता है, जिसमें एनिमल आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे, फंगी आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। इन सभी में रेस्पिरेशन होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। और जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है भाई? एनर्जी पैदा होती है। दिस एनर्जी इज़ देन यूज इन डिफरेंट प्रोसेसेस नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ। और ये जो एनर्जी है वो अलग अलग फिर प्रोसेस में काम आती है और जिससे जो हमारी जो लाइफ है वो चलती है, ठीक है। नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। हमें जीने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी, रेस्पिरेशन आल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी ही पैदा नहीं होती, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वाटर, ठीक है। ये इसके क्या हैं? वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये फालतू के प्रोडक्ट भी पैदा होते हैं इसमें। ऑक्सीजन के साथ, एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। आगे है respiration involves an exchange of gases, oxygen is used in the body and carbon dioxide is released from the lung। रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे? जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर निकलती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो लंग से बाहर निकलती है, ठीक है। देखो फूड को अगर हमने, यानी कि ग्लूकोज को अगर हमने, शुगर को अगर हमने किस में चेंज करना है?
अगर एनर्जी में चेंज करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमारा शरीर ऑक्सीजन अंदर ले जाता है। और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से बाहर निकल जाती है। इन प्लांट्स द प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस ऑकर साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द डे। अब जो प्लांट हैं, पौधों में क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, क्या होता है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इकट्ठा होता है। कब इकट्ठा होता है, एक साथ होता है, कब, दिन में, ठीक है। दिन में पौधों में रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होता है, दोनों प्रोसेस होते हैं। प्लांट टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली फॉर दिस टू प्रोसेसेस। जो प्लांट हैं वो इन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। हाउएवर फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। और आपको पता है कि जो ये फोटोसिंथेसिस है वो क्या, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट ना हो, सूर्य की रोशनी ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्लांट। रात को सिर्फ जो पौधों में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं क्योंकि सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही होता है पौधों में। दिस मीन्स डैट ड्यूरिंग नाइट ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय प्लांट। इसलिए रात में क्या होता है भाई, पौधों के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है। क्यों ली जाती है, किसके लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन ली जाती है रात को, और क्या छोड़ी जाएगी, रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होगा तो क्या पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है रात को, यानी कि जो पौधे हैं वो रात को ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे है, ऑक्सीजन रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन सभी सेल्स में वो पहुंच जाती है। इन द बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन विद द एब्जॉर्ब फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और एंजाइम की मदद से जो ये ऑक्सीजन है कंबाइन विद एब्जॉर्ब फूड, ठीक है, ऑक्सीजन एंजाइम की मदद से इस जो कंबाइन विद एब्जॉर्ब जो फूड होता है उसके साथ कंबाइन करती है। एज ए रिजल्ट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ होती है, फूड के साथ होती है, या आप कह सकते हो ग्लूकोज के साथ या फिर शुगर के साथ होती है, तो क्या होता है भाई, क्या पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस डैट रिलीजेज एनर्जी इन द सेल्स इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस जिसमें सेल से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। सेल के बारे में आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी है वो सारी बॉडी सेल से बनी हुई है। जैसे एक मकान होता है वो ईंटों से बना होता है, ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी पैदा होती है सेल से, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। आगे है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस द एनर्जी दे नीड टू स्टे अलाइव। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो सेल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एनर्जी दे नीड टू स्टे अलाइव, जिससे कि वो सेल जिंदा रह सके। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द शुगर, या फिर ग्लूकोज कह सकते हैं, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और सेलुलर रेस्पिरेशन में अधिकतर क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मदद से जो शुगर है या फिर ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे एनर्जी पैदा होती है। द बॉडी गेट्स इट्स यूजेबल एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारी जो बॉडी है गेट्स इस एनर्जी को प्राप्त कर लेती है सारे प्रोसेस करने के लिए, जो जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उनको करने के लिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, कौन से प्रोसेस से, हमारे जो सांस लेते हैं वो वाला प्रोसेस, और सेलुलर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी पैदा होती है वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। अब आगे आ गया भाई, डू यू नो भी पढ़ लेते हैं। वी ब्रीथ अबाउट 500 टाइम्स एवरी डे। हम
लगभग दिन में 5,000 बार सांस लेते हैं। द लंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी इज स्लाइटली स्मॉलर देन द लंग ऑन राइट साइड। आपको पता है हमारे शरीर में दो फेफड़े यानी कि लंग होते हैं, मगर जो लेफ्ट साइड वाला जो फेफड़ा होता है, लंग होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। किसकी तुलना में? जो हमारे राइट साइड में जो लंग होता है उससे छोटा होता है हमारा लेफ्ट साइड वाला लंग। क्यों होता है ऐसा? द एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड लीव स्पेस फॉर द हार्ट टू वर्क एफिशिएंटली विदाउट बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द सराउंडिंग ऑर्गन्स। वो छोटा क्यों होता है लेफ़्ट वाला? क्योंकि लेफ़्ट की तरफ हमारा क्या होता है, हार्ट भी हमारा लेफ़्ट की तरफ होता है। लेफ़्ट जो हार्ट है हमारा वो सही ढंग से काम कर सके, ठीक है, इसलिए उसको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ताकि जो दूसरे सराउंडिंग ऑर्गन है उसके रास्ते में ना आए, किसके? हार्ट के रास्ते में ना आए, उसको सही से स्पेस मिल जाए अपना काम करने के लिए। इसलिए जो लेफ़्ट साइड वाला हमारा जो लंग होता है वो राइट साइड वाले लंग से छोटा होता है, ठीक है। आगे है भाई टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी तरह का रेस्पिरेशन होता है। देर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह का होता है, अगर आपसे कोई पूछे इंपॉर्टेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अब आगे हम देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी कब रिलीज होती है ग्लूकोज से? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ग्लूकोज में से एनर्जी हमें मिलेगी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एरोबिक मीन्स इन एयर, और एरोबिक का मतलब ही क्या होता है? एयर होता है, हवा होता है, और हवा का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन से है। हाउएवर इट इज़ द ऑक्सीजन इन द एयर विच इज़ नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए जो रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, ज़रूरी है, नेसेसरी है। एंड organism is described as aerobic if it requires oxygen in order to survive, ठीक है। अगर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम एरोबिक कब कहेंगे? जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसने एक चार्ट बना रखा है, चार्ट को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितनी तरह की टाइप होती है आपको बता दिया, दो तरह की है भाई, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से एनर्जी हमने लेनी है, एक तो लेंगे ऑक्सीजन की मदद से और एक लेंगे बिना ऑक्सीजन, ठीक है। तो विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या पैदा होता है, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा हमें? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होएगी तो क्या मिलेगा? अल्कोहल मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये दूसरी टाइप की दे रखी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के अंदर भी होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, उसमें क्या होता है? ये भी एक तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन है जैसे ये है, मगर इसमें तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, मगर इसमें क्या पैदा होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, हमारे अंदर होती है, ठीक है। एनारोबिक जो इन द एब्सेंस ऑफ एनारोबिक में क्या होता है भाई? लैक्टिक एसिड और एनर्जी पैदा होती है। और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा भी है जिसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में? इसमें लैक्टिक एसिड पैदा होता है और इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एनर्जी के साथ, और इसमें लैक्टिक एसिड एनर्जी के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें क्या पैदा होता है? जो हमारे सेल वगैरह में होती है, शरीर में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी तो पैदा होगी, साथ में दो प्रोडक्ट और भी पैदा होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे आ गया एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो बिना ऑक्सीजन के होती है।
हेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट यूज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर फूड मॉलिक्यूल से अगर एनर्जी लेनी है तो ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, सच एज ग्लूकोज। या आप कह सकते हैं ग्लूकोज से एनर्जी लेनी है या फूड मॉलिक्यूल से लेनी है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एन ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। एक ऑर्गेनिज्म को जब हम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कब कहेंगे, जब उसको इट डज़ नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े किसी ऑर्गेनिज्म को, तब हम उसको कहेंगे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। आगे है एनारोबिक रेस्पिरेशन that take place in yeast is put to commercial use for the production of alcoholic beverages। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि जो यीस्ट, ठीक है, यीस्ट में क्या होता है भाई, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसका यूज़ किस में किया जाता है भाई, जो भी अल्कोहल बीवरेजेस बनाई जाती हैं, शराब वगैरह बनाई जाती है, शराब, ठीक है, वाइन वगैरह बनाई जाती है, उसमें इसका यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड फॉर फर्मेंटिंग द इडली एंड डोसा बैटर, ठीक है। और इसका यूज़ किस में होता है, ब्रेड वगैरह में भी होता है इसका यूज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है, इडली में होता है, इडली बनाने में, और डोसा बनाने में होता है। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इस तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन मसल्स। अभी हमने पढ़ा था कि भाई दूसरी तरह का जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन मसल्स में भी होता है, हमारी जो मसल्स हैं उसमें भी होता है, सेल में होता है। व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल, जब हमें इनफ एनर्जी ना मिले, इनफ ऑक्सीजन ना मिले जब हमें, तो ये हमारे शरीर जो मसल्स होती हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम एक एक्टिविटी, शो डैट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट में कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक ए कॉनिकल फ्लास्क, एड सम ल्यूक वार्म वाटर इन विच ए टीस्पून ऑफ शुगर हैज़ बिन डिजोल्व। हम एक फ्लास्क लेंगे ऐसी, और उसमें क्या करेंगे, एक चम्मच चीनी घोल देंगे उसमें, ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, कुछ मतलब थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, गुनगुना पानी जिसको कहते हैं, अब उसमें एक चम्मच चीनी घोल के डाल देंगे इसमें। ऐड फ्यू ग्रैनुअल्स ऑफ ड्राई यीस्ट टू दिस सॉल्यूशन, और इसमें कुछ ड्राई यीस्ट के दाने डाल देंगे, और यीस्ट आपको दुकान में से मिल जाएगा, बेकरी की दुकान में से, ठीक है। ड्राई यीस्ट इज अवेलेबल इन बेकरी शॉप। सील द कॉनिकल फ्लास्क विद ए कोर, अब इसको कॉनिकल फ्लास्क को बंद कर दो आप। कीप इट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पे रख दो 3-4 दिन के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा 3-4 दिन बाद, बबल्स आर ऑब्जर्व इन द सॉल्यूशन दैट मूव अप टू द सरफेस टू फॉर्म ए फ्रोथ। अब जो इसमें सॉल्यूशन में क्या पैदा हो गया भाई, बबल्स, ठीक है, बबल्स पैदा हो गए हैं, बुलबुले पैदा हो गए हैं, जो उसके सरफेस पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं, और झाग झाग सा हमें दिखाई देगा, ठीक है, उन बबल्स का एक झाग दिखाई देगा, फ्रोथ दिखाई देगा। एन एल्कोहलिक स्मेल कम्स फ्रॉम द फ्लास्क व्हेन यू रिमूव द कॉर्क, ठीक है, जब आप इस कॉर्क को हटाओगे तो आपको एक स्मेल आएगी, एल्कोहलिक स्मेल, शराब जैसी आपको बदबू आएगी, ठीक है। इफ़ ए lighted match stick is brought close to the mouth of the flask it will get extinguished। जब आप एक जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाओगे तो वो एकदम से बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, शोइंग डैट द गैस प्रेजेंट इन द फ्लास्क इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है कि जो फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो माचिस की तीली को बुझा देती है, जलती हुई तीली को बुझा देती है। द यीस्ट स्पोर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्लास्क हैव मल्टीप्लाइड एंड आर रेस्पायरिंग एनारोबिकली, ठीक है। जो यीस्ट होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं भाई, जो फ्लास्क के अंदर जो हमने यीस्ट डाला था वो अपने आप को मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं अपने आप को, उनकी संख्या बढ़ जाती है, और फिर वो क्या करते हैं भाई, एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन वो करते हैं, उसी के कारण
कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और अल्कोहलिक स्मेल यानी कि अल्कोहल पैदा हो जाता है। ठीक है। रिमेंबर द फ्लास्क इज सील्ड एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन इट इज़ लिमिटेड। ठीक है। और फ्लास्क को अच्छी तरह से हमने क्या करना है, सील करना है, और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में होनी चाहिए। आगे है डू यू नो में एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ यूजफुल इन मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड केक्स। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए, शराब वाइन वगैरह बनाने के लिए। ठीक है। अल्कोहल बनाने के लिए, बेकरी आइटम बनाने के लिए जैसे कि ब्रेड हो, केक। ठीक है। इसके लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। इन प्लांट्स यीस्ट एंड बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स में, यीस्ट में और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसके कारण क्या पैदा होता है, अल्कोहल पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड इन ब्रूइंग एंड द बेकिंग इंडस्ट्री। और इस प्रोसेस का यूज़ कहाँ किया जाता है भाई, शराब वगैरह बनाने में, अल्कोहल वगैरह बनाने में किया जाता है, और बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में यही आ गया ब्रेड केक वगैरह। ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है। इतना आ गया समझ। अगला टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। हमारे जो मसल क्रैम्प क्यों आता है, मसल्स में अचानक से दर्द कभी कभी होता है, तो ऐसा क्यों होता है, जब हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। आपने क्रिकेट मैच वगैरह में देखा होगा, जो बॉलर होते हैं, बॉलिंग करते हैं, वो खूब हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। अधिकतर जो फास्ट बॉलर होते हैं, जब दौड़ दौड़ के आते हैं वो, तो क्या होता है, उनके जो पैरों में क्या उठ जाता है, भी दर्द उठ जाता है, जिसको हम क्रैम्प बोलते हैं। तो क्रैम्प हमारे शरीर में क्यों होता है, ठीक है, जब हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन मसल्स कैन रिस्पायर एनारोबिकली। जो ह्यूमन मसल्स है वो, उसमें क्या हो सकता है भाई, रेस्पिरेशन, किस टाइप का रेस्पिरेशन हो सकता है, एनारोबिकली रेस्पिरेशन भी हो सकता है। हाउएवर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स। और इस प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या होता है भाई, क्या मिलता है इस प्रोसेस से हमें, जब एनारोबिकली होता है तो लैक्टिक एसिड पैदा होता है जो हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी लैक्टिक एसिड के कारण मसल कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग फॉर लॉन्ग। जो हमारी मसल्स हैं वो ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाती। दे गेट फैटिग्ड आफ्टर सम टाइम कॉजिंग मसल क्रैम्प्स। और वो फिर जो कुछ समय मतलब जल्दी ही थक जाती हैं मसल्स। ठीक है। और उनमें क्या होता है भाई, क्रैम्प होता है, दर्द हो जाता है। ठीक है। एक मरोड़ सा उठ जाता है ऐसे यहाँ पे क्रैम्प। ठीक है। जैसे ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये खिलाड़ी अपनी टांग पकड़ के बैठा है। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ह्यूमंस बींग्स के अंदर जो होता है, वो लेस एफिशिएंट है, वो इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। दिस एक्सप्लेन वाई ह्यूमन कैन रन फास्टर इन शॉर्ट डिस्टेंस रेस स्प्रिंट देन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, जब आदमी बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, जब वो स्प्रिंट जिसको कहते हैं 100 मीटर की दौड़ है, जब तेज़ी से दौड़ना पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन एन एथलीट स्टॉप आफ्टर ए स्प्रिंट, जब वो तेज़ी से दौड़कर, जब उसकी स्प्रिंट ख़त्म होती है, जब उसकी दौड़ ख़त्म होती है, शी हैज़ टू ब्रीथ फास्टर, उसको बड़ी तेज़ी से सांस लेना पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से फिर उसको सांस लेना पड़ता है, उस पर सांस चढ़ जाती है। ठीक है। एंड डीपर, गहरी और बड़ी तेज तेज सांस उसको लेनी पड़ती है, फॉर सम टाइम टू फील नॉर्मल वंस अगेन। ठीक है। दोबारा से उसको नॉर्मल रहने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको बड़ी तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है। दिस इज़ टू टेक इन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड ऑन टॉप ऑफ द नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ शुगर दैट इज़ ए पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है। उस लैक्टिक एसिड
को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा शरीर जल्दी जल्दी फिर हमारा मतलब सांस लेता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर को पहुंचाता है, जिससे कि जो वो शुगर है, जो लैक्टिक एसिड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, दोबारा से शुगर में कन्वर्ट हो जाए, और सॉरी जो लैक्टिक एसिड है वो उसका क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, और इसी को ही हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो तेज़ सांस हम क्यों लेते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। ठीक है, जब हम तेज़ दौड़ते हैं, जब हम रुकते हैं तेज़ दौड़ने के बाद, तो हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं। इसीलिए लेते हैं कि ताकि हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो जाए, और जो लैक्टिक एसिड बना है वो क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। द बॉडी दस पेज बैक द ऑक्सीजन डैट बिल्ड अप ड्यूरिंग द स्प्रिंट। इसलिए जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कब, जब हम तेज़ दौड़ते हैं, तो उसको पूरा करने, उसको ये जो हमारी बॉडी है ऑक्सीजन की कमी को उस टाइम वो पूरा करती है। आगे है एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है, टू शो द रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। जो रेस्पिरेशन होती है उसमें हीट पैदा होती है, हीट एनर्जी भी पैदा होती है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। सोक सम ग्राम्स सीड इन वाटर ओवरनाइट। कुछ चने के दाने आप भिगो दो रात को। अलाउ दैम टू जर्मिनेट ऑन मॉइस्ट कॉटन फॉर 3-4 डेज। अब उसको जर्मिनेट होने दो, यानी कि उसमें से कुछ अंकुर आने दो। ऐसे चने का दाना होता है, फिर उसमें से ऐसे अंकुर सा निकल जाता है, अंकुरित होने दो, उसको जर्मिनेट होने दो 3-4 दिन। डीएक्टिवेट हाफ ऑफ द सीड बाय प्लेसिंग दैम इन बॉइलिंग वाटर फॉर 2-3 मिनट। अब कुछ जो उनमें से जो चने के दाने हैं उनको डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है, यानी कि उनको ख़त्म कर दो, एक तरह से उनकी जो जर्मिनेशन है उसको ख़त्म कर दो। कैसे करना है, बॉयल करके उनको उबाल दो। ठीक है, 2-3 मिनट के लिए उसको उबाल दो, फिर उनकी जर्मिनेशन ख़त्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। प्लेस द लाइव जर्मिनेटिंग सीड इन वन फ्लास्क एंड द डेड सीड्स इन अनदर फ्लास्क। अब दो तरह के सीड हो गए हमारे पास, एक तो जर्मिनेटिंग सीड हैं, उनको अलग फ्लास्क में रख देंगे, और एक जो हमने उबाल दिए थे जो डेड सीड्स हैं उनको दूसरी फ्लास्क में रख देंगे। इंसर्ट ए थर्मोमीटर इनटू ईच फ्लास्क। दोनों फ्लास्क में आप थर्मामीटर रख दो टेम्परेचर मापने के लिए। रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड सील द फ्लास्क विद कॉटन वूल। हम टेम्परेचर दोनों फ्लास्क का देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड द टेम्परेचर डेली ओवर द नेक्स्ट 5 डेज। अगले 5 दिनों तक टेम्परेचर को नोट करते रहो दोनों फ्लास्क में। यू विल ऑब्जर्व डैट देयर इज़ नो टेम्परेचर चेंज इन फ्लास्क कंटेनिंग बॉयल्ड डेड सीड। आप देखोगे कि जो जिस फ्लास्क में डेड सीड थे, उबले हुए जो चने के दाने थे, उसमें टेम्परेचर में कुछ भी नो टेम्परेचर चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया, टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहा, जो पहले दिन था वही 5वें दिन। हाउएवर इन द अदर फ्लास्क, जबकि दूसरी फ्लास्क में जिसमें लाइव जर्मिनेटिंग सीड थे, देयर इज ए स्टेडी राइज इन द, उसमें टेम्परेचर क्या भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है हर दिन। We thus find that only the living and respiring seed cause a rise in temperature। इसलिए हमें पता लगता है कि जिसमें लिविंग सीड्स थे, ठीक है, वो उन्होंने रेस्पायर किया और जिससे एनर्जी पैदा हुई, हीट एनर्जी पैदा हुई, जिससे टेम्परेचर बढ़ गया। वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस हीट। इससे हम बता सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि रेस्पिरेशन के दौरान हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट पैदा होती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।